हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो अगेन एक MCQ सेशन रहने वाला है। जैसा अपन कुछ लास्ट मंथ से प्रीवियस क्लासेस अपन ले रहे हैं, MCQ सेशन अपना रन हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे अपना आज की क्लास रहने वाली है। साथ ही साथ में अपन जो प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करते हैं, और साथ में हम जो टॉपिक्स रहते हैं उनको भी अपने यहाँ पे कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टॉपिक आपको यहाँ पे सोल्व करवाया जाए, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एग्जाम में मिले आपको इन टॉपिक्स में से। ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, और अगर कुछ 10 क्वेश्चंस भी आपको इन सेशन से मिले वहाँ पे एग्जाम में तो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आशा ये करता हूँ कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिले, क्योंकि टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट लेके आते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है RML के अकॉर्डिंग, स्टेट CHO के अकॉर्डिंग और SGPGI के अकॉर्डिंग। अभी हमारे ऑफिशियल ऐप पे जो कि है RNCC, जो आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, तो वहाँ पे ऑफिशियली हम वहाँ पे अभी टेस्ट रन करवा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। और उसकी प्राइस भी हमने एकदम अफोर्डेबल रेंज में रखी है, ताकि हर स्टूडेंट जो है उसको बाय कर सके और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सके, प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की, ताकि जब उसका रियल एग्जाम में उसको क्या है कि डीमोटिवेट फील ना हो और मोटिवेटेड वो फील करे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो हम मोटिवेट रहेंगे, और मोटिवेशन से हमारे क्वेश्चंस वगैरह का अपन सोल्व करने का अप्रोच भी हमारा अच्छा रहेगा। तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन इन। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो किस में देखने को मिलती है? इसोफेजियल अट्रेसिया में, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में, कोलेरा में, या फिर इंटरसेप्शन में। इसोफेजियल अट्रेसिया में देखने को मिलेगी, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलेगा, कोलेरा में देखने को मिलेगा, या फिर इंटरसेप्शन में देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन में है जो हमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है? ठीक है, आई होप आपने सबने अपना आंसर गेस कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर पे बात करते हैं अपन। सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो अभी इसके बारे में अपन और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो इस टॉपिक्स में से बनते हैं। इनके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता इस टॉपिक से। तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हम क्या देखने को मिलता है? इसोफेजियल प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हमें किस में देखने को मिलती है? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब क्या हो गया? वहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है, उसको स्टमक से ऐसा फोर्स लग रहा है उसको, ताकि वो वोमिट जो है वो थोड़ा दूर तक करता है। लाइक एक जगह खड़ा होकर थोड़ी उसकी वोमिटिंग की जो डिस्टेंस है वो थोड़ी दूर रहती है। ठीक है, मतलब फोर्सफुली वोमिटिंग अगर अब आएगी तो वो थोड़ी दूर जाके गिरेगी पेशेंट से। तो इस प्रकार की वोमिटिंग करता है पेशेंट इसके अंदर, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। ओके, सो इसके अंदर अब बात कर लेते हैं अपन किसकी। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इसके अंदर क्या सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है। और एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है CHO में कि ये वोमिटिंग होती किस प्रकार की, इसका नेचर कैसे होता है? तो इसका नेचर होता है प्रोपल्सिव एंड एक्सपल्सिव वोमिटिंग जो है वो यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बना था इस टॉपिक से कि वोमिटिंग बिलियस होती है, नॉन बिलियस होती है। तो वोमिटिंग जो है वो कैसे होती है? नॉन बाइलस यहाँ पे वोमिटिंग देखने को मिलती है। ठीक है, बाइल जूस इस वोमिटिंग में नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि स्टमक का जो पार्ट होता है ना, स्टमक का पार्ट एंड पार्ट कौन सा होता है? पाइलोरस। पाइलोरस के बाद में जो पार्ट आता है वहाँ पे अपना क्या, एम्पुला ऑफ वेटर वगैरह से क्या यहाँ पे बाइल जूस वगैरह सीक्रेट होता है। तो यहाँ का इससे पहले का ही फूड बाहर निकल रहा है। ठीक है, इंटेस्टाइनल फूड नहीं आ रहा है। इंटेस्टाइनल फूड के अंदर जो हमें बिलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है, बट यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो इससे पहले भी निकल रही है, तो मतलब वोमिटिंग कैसे हो गई हमारी? नॉन बिलियस वोमिटिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यहाँ पे एक मास फील होता है पेशेंट के स्टमक में, एक मास फील होता है, लाइक एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होती है। तो इसका क्या नाम है? इसको नाम दिया गया है ओलिव शेप मास। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है? ओलिव शेप मास दिया गया है। और ये कहाँ पे फील होता है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में यहाँ पे क्या है? पाल्पेबल ओलिव शेप मास यहाँ पे फील होता है पेशेंट को। ओके, अब और क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इससे? प्रोपल्सिव वोमिटिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है। सो एसिडोसिस किस प्रकार का होगा? ठीक है, एसिडोसिस होगा या फिर एल्कलोसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टमक से रिलेटेड है, ठीक है, अपनी बॉडी के लंग्स से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी तो होगा ही नहीं, मेटाबॉलिक होगा। तो जो भी चीज़ होगी वो मेटाबॉलिक होगी। ठीक है, लंग्स से अगर कुछ हो रहा है तो वो रेस्पिरेटरी अपना अंदर आता है, एल्कलोसिस एसिडोसिस के अंदर। तो इसमें किस प्रकार का एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है?
मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब एल्कलोसिस क्यों हुआ? एल्कलोसिस इस वजह से हुआ यहाँ पे क्योंकि एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रिएशन बढ़ गया, साथ साथ में क्लोरीन आयन का भी यहाँ पे क्या हो गया, एक्सक्रिएशन बढ़ गया। तो जब हाइड्रोजन आयन अपने स्टमक में क्या रहता है, HCl रहता है, HCl नहीं रहेगा तो यहाँ पे अपनी बॉडी में जो बाइकार्बोनेट के उसके लेवल बढ़ेगा, ठीक है, किडनी भी कंपनसेट करेगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का अपना लेवल बढ़ जाता है एक्सेसिव वोमिटिंग वाली कंडीशन में, ठीक है। तो नॉर्मली आपसे पूछे कि एल्कलोसिस या एसिडोसिस, तो एल्कलोसिस के अंदर अपने को करेक्ट करना होता है, ठीक है। तो एल्कलोसिस भी किस प्रकार का, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे कुछ देखो कुछ टर्म यूज कर सकता है। तो एल्कलोसिस किस प्रकार का, हाइपोकैलेमिक, हाइपोक्लोरोमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारे यहाँ पे एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। इसके बाद में इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पे जो क्या हो रहा है, सीवियर पेशेंट को क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलेगा, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया, ठीक है, यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो इतने सारे MCQ जो हम इससे बना सकते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलता है। इससे भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में किस प्रकार के पेरिस्टालसिस मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे सीन होते हैं, ठीक है। जो स्टमक है, स्टमक के अंदर यहाँ पे पाइलोरस पार्ट तो यहाँ पे क्या हो गया है, हाइपरट्रोफिड हो गया है, ठीक है। तो अब पाइलोरस पार्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लेफ्ट पार्ट हो गया, राइट पार्ट हो गया। तो पाइलोरस पार्ट से एक्सेसिव अपने को यहाँ पे विजिबली अपना पेरिस्टालसिस मूवमेंट अपन देख सकते हैं यहाँ पे पेशेंट के अंदर। तो लेफ्ट टू राइट पेरिस्टालसिस मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिले। जनरली पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसा होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि स्टमक से आगे, इंटेस्टाइन से आगे, एनएस से अपना जो है आगे जो वेस्ट निकलता है, तो नॉर्मली ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए। जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक्सपल्सिव वोमिटिंग, जो प्रोग्रेसिव प्रोपल्सिव वोमिटिंग होती है, तो लेफ्ट टू राइट जो है हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो ये यहाँ पे कुछ है मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ बन जाते हैं हमारे टॉपिक प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मतलब हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस से। अभी और आगे क्वेश्चन बनेगा, उसके अंदर थोड़ी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा। अभी इनके बाकी के टॉपिक्स भी समझ लेते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या टॉपिक मिला है, यहाँ पे इसोफेजियल अट्रेसिया, ठीक है। इसोफेजियल अट्रेसिया मतलब क्या हो गया, इसोफेगस का पार्ट आगे जाके क्लोज हो गया। अट्रेसिया मतलब कोई प्रकार की क्लोजिंग, एंड फिस्टुला का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग होना, ठीक है। इसोफेजियल अट्रेसिया यहाँ पे नॉर्मल वर्ड आया। तो अट्रेसिया मतलब क्या हो जाना, आगे जाके वो क्लोज हो जाना, आगे से कोई कनेक्शन नहीं बनाना एक पार्ट से दूसरे पार्ट का, तो उसको अपन बोलते हैं अट्रेसिया। फिस्टुला का मतलब हो गया ओपनिंग, ठीक है। अब ये क्या है, इसका अगर पूरा नाम अपन देखें तो ये क्या हो गया, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसको अपन क्या बोलते हैं, TEF, ठीक है। इसोफेजियल अट्रेसिया का मतलब मैंने आपको बता दिया है, इसोफेगस का आगे जाके कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, मतलब वो आगे जाके क्लोज हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो ये इसोफेजियल अट्रेसिया हो गया। तो कंडीशन अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के अंदर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसोफेगस है वो कंप्लीट तरीके से क्या नहीं हो पाता है, नॉट डेवलप कंप्लीटली, इसोफेगस है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है इस कंडीशन के अंदर। सो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, 3C साइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसोफेजियल अट्रेसिया फिर ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला के 3C साइन है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो आपको एग्जामिनर आपको एक्सेप्ट देके पूछेगा कि आपको जो 4th C है वो इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 3C साइन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला साइन, जब पेशेंट जो फूड अपन इंटेक करेगा तो पेशेंट को क्या होगा, कफिंग होगी। उसके बाद में क्या होगा, चोकिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि इसोफेगस आगे से क्लोज हो चुका है या फिर फिस्टुला बन चुका है आगे जाके, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइनोसिस, ठीक है। तो ये 3C साइन है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते जाइएगा ताकि आप एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर सको, ठीक है। तो ये हो गया 3C साइन, प्लस इनके साथ में और क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को मिलेगी पेशेंट को, ठीक है। और पेशेंट के जो मुंह के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा,
फ्रोथिंग देखने को मिलेगा, बबल्स यहाँ पे पेशेंट के माउथ से यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, अपन पीडियाट्रिक टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स है एसोफेजियल अट्रेसिया, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टोरेज, अपन पीडियाट्रिक का जो सिलेबस होता है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है, कोलेरा। तो कोलेरा क्या होता है, कोलेरा क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया यहाँ पे पेशेंट को देखने को मिलता है। मतलब जहाँ पे पेशेंट को जो है एक्सक्लूसिव यहाँ पे डायरिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब कोलेरा होता किससे है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट होता है विब्रियो कोलेरा। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसकी देखो शेप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसकी शेप कैसे होती है, सबसे पहले तो ये कौन सी कैटेगरी का है, तो ये ग्राम नेगेटिव है। एंड इसकी शेप कैसे होती है, कोमा शेप। ठीक है, कोमा रोड शेप यहाँ पे इसकी शेप रहती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है लाइक ये जो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इसका। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पे जो है वो स्टूल कैसा देखने को मिलता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि प्रोफ्यूज डायरिया तो होता है, हमें पता है, वाटरी डायरिया होता है पता है, बट स्टूल अगर आया तो यहाँ पे किस प्रकार का जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्टूल देखने को मिलता है राइस वाटर स्टूल। ठीक है, राइस वाटर स्टूल किसमें देखने को मिला, कोलेरा के अंदर। ओके, और इसकी स्मेल कैसी रहती है, तो स्मेल यहाँ पे कैसी रहती है, फिशी। तो यहाँ पे राइस वाटर स्टूल प्लस फिशी स्मेल जो है पेशेंट में देखने को मिलती है। अब लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंटुससेप्शन। इंटुससेप्शन का मतलब हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोट्रूड होके किसमें चली जाए, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि ये अपना लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। मतलब यहाँ पे ठीक है, इलियोसिकल वाल से स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह यहाँ से क्या हो सकती है, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रोट्रूड हो जाना। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आगे जाके इंटेस्टाइन इस कंडीशन अगर हो जाती है तो ये क्या होता है, इंटुससेप्शन। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पे क्या हो गया, टेलीस्कोप हो गया किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये कंडीशन क्या हो गई, इंटुससेप्शन। अब देखिए इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसके अंदर भी एक मास फील होता है पेशेंट को, तो इसका क्या नाम हो गया, ये किस प्रकार का होता है, सॉसेज शेप। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मास देखने को मिलता है। ठीक है, ये किससे एमसीक्यू हो गया, इंटुससेप्शन का। कैसा मास देखने को मिलेगा, सॉसेज शेप मास। और दूसरा इससे क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है, इसके अंदर स्टूल कैसा देखने को मिलेगा, तो स्टूल देखने को मिलेगा यहाँ पे रेड करंट जेली लाइक। ठीक है, रेड करंट जेली लाइक स्कूल किसमें देखने को मिला, इंटुससेप्शन के अंदर। तो ये कुछ एमसीक्यूज है अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, आगे एग्जाम में आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं। ठीक है, पीडियाट्रिक टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जीआई सिस्टम, तो वहां से काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं। ओके, दूसरा आपसे पूछे कि इसोफेजियल एट्रेशिया मतलब या फिर ट्रेकियो इसोफेजियल एट्रेशिया का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, तो इसका भी एक मोस्ट कॉमन टाइप होता है। तो ये टाइप कौन सा होता है, टाइप 3। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसोफेजियल अट्रेशिया विथ डिस्टल एंड पे क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा हमें, ट्रेकियो इसोफेजियल अट्रेशिया। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इसोफेजियल अट्रेशिया। टीईएफ का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप किसका, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला का मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, टीईएफ। तो इसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी हमें, ये अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेकिया। ठीक है, ये हमारा आगे जाके बाइफरकेट हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है, इसोफेगस आ रहा है यहाँ पे, तो इसोफेजियल अट्रेशिया देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले तो इसोफेजियल अट्रेशिया हमने यहाँ पे अट्रेशिया बना दिया। अब ये क्या है, विथ डिस्टल एंड ट्रेकियोसोफिल फिस्टुला। मतलब अब यहाँ पे ट्रेकिया का जो डिस्टल एंड है ना, यहाँ से क्या है एक फिस्टुला ओपनिंग बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ट्रेकिया इसोफेगस के बीच में, इसोफेगस का जो डिस्टली एंड है, ठीक है, उससे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेकिया के डिस्टल एंड में क्या है, ओपनिंग बन जाएगी। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ये किस प्रकार का है, ये टाइप 3 है। ओके, इसके पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप बी, टाइप यहाँ पे 5 टाइप के यहाँ पे जो जनरली यहाँ पे ट्रेकियोसोफिल फिस्टुला हमें देखने को मिलता है। ओके, अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। काफी सारे एमसीक्यू हमने सोल्व कर लिया है, तो एग्जाम में आने की संभावना यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाती है इस टॉपिक की। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। अभी हमने पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में मोस्टली क्वेश्चन देख लिए थे, और आगे क्या क्वेश्चन बने थे। ठीक है, इसके इन्वेस्टिगेशन से कुछ क्वेश्चन बने थे, इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट से क्वेश्चन बने थे, वो हम यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैंने टॉपिक्स पीछे कंप्लीट करवा दिए। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या हो सकता है, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर यूएसजी।
क्या हो सकता है यहाँ पे? इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। देखिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अपन किसके लिए कर रहे हैं? पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस कब होता है, मोस्ट कॉमन कब टाइम क्या रहता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप कब होता है? 2 वीक टू 2 मंथ्स, किसमें? इन्फेंट में, ठीक है। 2 वीक टू 2 मंथ यहाँ पे इन्फेंट्स के अंदर मोस्ट कॉमन कंडीशन अपन देखने को मिलती है यहाँ पे, क्या? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो अब इस कंडीशन में हमें बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस के लिए हम किस पे जाएंगे? अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे? यूएसजी करेंगे, ठीक है, पेशेंट की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, क्या ऐसी अबनॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे हमें? तो अबनॉर्मल क्या देखा हमने? अबनॉर्मल हमने देखा कि एक तो यहाँ पे पेशेंट की जो क्या है, मसल वॉल होती है जो हमारे स्टमक के अंदर, कैसी मसल्स होती है? एक होती है सर्कुलर, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, तीसरी होती है ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स वॉल का जो थिकनेस है यहाँ पे पेशेंट के अंदर, तो यहाँ पे थिकनेस है वो कितने से ज़्यादा होगा? 3 mm से ज़्यादा यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलेगा जब वो यूएसजी करेंगे तो। उसके बाद में सेकंड वन, जो पाइलोरस है यहाँ पे पेशेंट का, तो पाइलोरस की भी यहाँ पे लेंथ है वो अगर 14 mm से यहाँ पे क्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो ये भी एक अबनॉर्मल कंडीशन है। तो अपन यूएसजी में ये चीज़ें देखते हैं, पता लगाते हैं अपन, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें देखने को मिले विद इन 30 डेज ऑफ इन्फेंट, ठीक है, विद इन 30 डेज ऑफ इन्फेंट, या फिर कोई यंग इन्फेंट के अंदर देखने को मिले, तो ये चीज़ें क्या है? अब नॉर्मल होती है और ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का पता लगाने में हेल्प करती है। तो हमने क्या किया? अल्ट्रासाउंड, ओके। अब इसके बाद में देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट, लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। इसके देखो ट्रीट अपन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या करते हैं? सर्जिकल यहाँ पे प्रोसीजर करते हैं, ओके। सर्जिकल प्रोसीजर अपन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्जिकल प्रोसीजर हम कौन सा करते हैं? रैमस्टेड, ठीक है, रैमस्टेड प्रोसीजर जो है हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। पेशेंट को अपन क्या करते हैं? रैमस्टेड प्रोसीजर से अपन प्रोवाइड करवाते हैं। इस प्रोसीजर में करते क्या है, ठीक है। आपसे कई बार एग्जामिनेटर क्वेश्चन पूछता है कि रैमस्टेड प्रोसीजर होता क्या है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है, ये क्या है? पाइलोरोमायोटोमी है, ठीक है। पाइलोरोमायोटोमी होती है किसके अंदर? रैमस्टेड प्रोसीजर के अंदर। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ मैं आपको कि अगर अपन ने इस कैटेगरी वाले बेबी को हमने क्या दे दिया? एक ड्रग होती है जो पाइलोरिक स्टेनोसिस करवाने में हेल्प करती है, ठीक है, ट्रीट करने में नहीं बता रहा हूँ, पाइलोरिक स्टेनोसिस को डेवलप होने में हेल्प करती है। तो ऐसी ये ड्रग कौन सी हो गई? इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। क्या ड्रग है? इरिथ्रोमाइसिन। एग्जाम में पूछा गया एमसीक्यू है, तो आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है, ठीक है। तो अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। A neonate with persistence vomiting and mass in the epigastrium will have except, अब उसको क्या हो सकता है? एक्सेप्ट एक को छोड़ के, मतलब सारे ऑप्शंस करेक्ट मिलेंगे एक को छोड़ के। तो यहाँ पे फिर से आपको देख लो, परसिस्टेंस वोमिटिंग पता है तो किस में होती है? हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर होती है। यहाँ पे मास भी फील हो रहा है, कैसा मास होता है? ओलिव शेप मास यहाँ पे फील होता है। सॉसेज शेप मास किस में देखने को मिलता है? इंटुससेप्शन में देखने को मिलता है। और एपिगेस्ट्रियम में यहाँ पे क्या हो रहा है? उसके पेन हो रहा है। तो अब क्या होगा? कौन सी चीज़ एक्सेप्ट है इस कंडीशन में, क्या नहीं होगा? तो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें इस कंडीशन में नहीं देखने को मिलेगा। क्या होता है पेशेंट को? एल्कालोसिस। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? परसिस्टेंस वोमिटिंग हो रही है। डिहाइड्रेशन होगा, हाइपोकैलेमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा, एंड सोडियम का लेवल यहाँ पे बढ़ जाएगा पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, हाइपरनेट्रीमिया होता है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है? ए न्यूबॉर्न हैज डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम स्टूल। एक न्यूबॉर्न है वो क्या है कि उसके मेकोनियम पास आउट डिलेड हो रहा है, यहाँ पे देरी से आ रहा है। एंड बेरियम इनेमा रेडियोग्राफ शोज डायलेटेड परोक्सिमल कोलोन एंड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्टेड डिस्टल कोलोन। यहाँ पे उसने क्या देखा? देखिए क्वेश्चन यहीं पे बन रहा है आपका कि आपने जब बेरियम इनेमा किया इस कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पेशेंट की सपोज ये जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये ट्रांसवर्स, ये डिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या है? परोक्सिमल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे पेशेंट की क्या देखने को मिल रही है? डायलेट देखने को मिल रही है, ठीक है। और जो डिस्टल इंटेस्टाइन है वो कैसी देखने को मिल रही है? नेरो देखने को मिल रही है, ठीक है। ये मैं से आपको समझा देता हूँ, समझने के लिए अपन बात कर सकते हैं कि जो परोक्सिमल इंटेस्टाइन है, ये आप समझ सकते हैं परोक्सिमल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज द डिस्टल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो परोक्सिमल इंटेस्टाइन क्या होगी? डायलेट होगी। डिस्टल इंटेस्टाइन क्या है? नेरो ही है, ठीक है। व्हाट शुड द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट? तो अब इस कंडीशन में आपको नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। और बेहतर समझने के लिए अपन समझ सकते हैं कि ये हमारा हो गया डिस्टल
कोलोन का पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, पैरोक्सिमल कोलोन का पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की अगर कोलोन इमेज में दिखे, या फिर ये तो अपना क्या ट्रांसवर्स कोलोन में हो गया। अभी अपन बात कर लेते हैं अपन पैरोक्सिमल कोलोन की। तो पैरोक्सिमल कोलोन थोड़ी बड़ी दिख जाएगी अपने को, ठीक है। फिर बाद में अपने को क्या डिस्टल कोलोन हमें ऐसी देखने को मिलेगी किसी पेशेंट में। तो ये वाली क्या कंडीशन है, मतलब पैरोक्सिमल कोलोन तो यहाँ पे क्या हो गई, डायलेट हो गई। डिस्टल कोलोन यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे नेरो देखने को मिल गई डायलेशन से, मतलब इससे थोड़ी छोटी दिख रही है वो। तो अब ऑप्शन हम क्या है हमारे पास में, एब्डोमिनल सिटी स्कैन करवाएंगे अपन, या फिर स्टूल की स्टडीज करवाएंगे अपन, या फिर रेक्टल सेक्शन बायोप्सी करवाएंगे, या फिर स्वेट क्लोराइड टेस्ट करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन का देखो, इस कंडीशन को अपन कहते क्या है, ये यहाँ पे जो कंडीशन डेवलप हो रही है, ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है मेगा कोलोन की। ठीक है, मेगा कोलोन हो रहा है यहाँ पे पेशेंट को। सो मेगा कोलोन को देखो दूसरे नाम से अपन क्या बोल सकते हैं, हिस्पंग डिजीज। ठीक है, मेगाकोलोन को हम क्या बोल सकते हैं, हिस्पंग डिजीज भी हम कहते हैं। ओके, सो इस कंडीशन में क्या होता है, हिस्पंग डिजीज के अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, यहाँ पे गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, या फिर अपना इसको हम क्या बोल सकते हैं, एगैंग्लियोनिक यहाँ पे ये है स्टेज रहती है। ठीक है, एगैंग्लियोनिक। ओके, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एगैंग्लियोनिक हो गई, मतलब अब यहाँ पे अगर ये नर्व फाइबर डेवलप नहीं हुए हैं तो यहाँ का तो क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, और इससे पहले का यहाँ पे क्या डायलेट हो जाएगा। डायलेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टूल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, या फिर जो भी हमने डाइट ली है तो वो यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या आगे तो पास आउट हुआ नहीं इसका, तो यहाँ पे क्या इन्होंने क्या कर दिया, डायलेशन कर दिया। ठीक है, तो ऐसी इमेज बन जाती है हमारी। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मेगा कोलोन। इसको दूसरा नाम क्या है, हिस्पंग डिजीज। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, डिलेड पासिंग ऑफ स्टूल। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट है वो स्टूल नॉर्मली पास आउट नहीं कर पाता है। देखिए, अब स्टूल का जो डिलेड पास आउट हो रहा है वो तो ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी रहती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। देखिए, हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, शॉर्ट के अंदर अपन समझते जाएंगे। तो अब डिलेड पासिंग ऑफ स्टूल के अंदर हमें इसके स्टूल का भी स्ट्रक्चर पूछते हैं। तो हिस्पंग डिजीज के अंदर किस प्रकार का स्टूल हमें देखने को मिलता है, तो स्टूल होता है रिबन लाइक स्टूल जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इंटरसेप्शन में कैसा देखने को मिला, करंट जेली लाइक स्टूल, यहाँ पे कैसा देखने को मिला, रिबन लाइक स्टूल। तो अब देखिए, आपको एक और क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल जो है पेशेंट के अंदर, नॉर्मल बच्चों के अंदर मेकोनियम पास आउट कब हो जाता है, तो नॉर्मल मेकोनियम पास आउट कब होता है, विद इन 48 आवर्स के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, नॉर्मली पास आउट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो डिलेड पासेज ऑफ मेकोनियम क्या हो रहा है, डिलेड पास आउट हो रहा है, प्लस डिस्टल प्रोक्सिमल डायलेट हो रही है, प्रोक्सिमल कोलोन यहाँ पे डायलेट हो रही है, डिस्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, नेरो हो रही है। ठीक है, ऑफसेट हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एगैंग्लियोनिक नर्व फाइबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसके लिए देखो, ये तो हमें पता लग गया, जो अपन ने बेरियम एनिमा अपन ने लिया, तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई इसी हमें स्ट्रक्चर देखने के बाद में हमने क्या करवाया, एनिमा के बाद में हमने एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में हमें ये दिख गया। अब एक्सरे से पता लग गया भाई हाँ मेगा कोलोन हो सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है, मेगा कोलोन हो गया मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नर्व फाइबर नहीं है। अब नर्व फाइबर है कि नहीं है पता लगाने के अपन क्या करेंगे, रेक्टल सेक्शन बायोप्सीज अपन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से अपने को सोच के आंसर निकालना है। तो रेक्टल सेक्शन बायोप्सी जो है हमें यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन गया, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे नीचे एक और टेस्ट का बताया गया है। ये टेस्ट हम किस में परफॉर्म करेंगे, ये टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में। ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। क्योंकि इस पेशेंट के अंदर जो पेशेंट की जो स्किन वगैरह है वो यहाँ पे कैसी हो जाती है, स्वेटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर क्लोराइड यहाँ पे हमें एक्सेसिव अमाउंट में देखने को मिलता है। प्लस इसकी स्किन कैसी हो जाएगी, वाइट स्केली यहाँ पे स्किन देखने को मिलेगी। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। ठीक है, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर से पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब चीज़ देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, बट आपको डिजीज समझानी थी तो ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। ओके, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ए चाइल्ड विथ हिस्पंग डिजीज, अभी वाली डिजीज के बारे में जो पढ़ा था वो डिजीज का क्वेश्चन है नेक्स्ट। हैज़ ए फीवर, ओके फीवर हो रहा है, एंड वाटरी एक्सक्लूसिव डायरिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझिए, वाटरी एक्सप्लोसिव डायरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। व्हाट विल बी द प्रायोरिटी एक्शन ऑफ नर्स,
ऑप्शन क्या है हमारे पास में, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर एंटीडायरियल मेडिकेशन, या फिर मॉनिटर चाइल्ड एवरी 30 मिनट्स, या फिर नथिंग दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिस्पैनिक डिजीज। जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिव डायरिया नहीं देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। जनरली क्या देखने को मिलेगा, डिलेड पासिंग स्टूल। ठीक, अभी हमने सोल्व किया था डिलेड पासिंग स्टूल। देखिए आपका क्वेश्चन का अप्रोच होना चाहिए सोल्व करने का, तभी आप क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे वाटरी एक्सक्लूसिव डायरिया मिलता नहीं है, हमें पता है, हमने डिजीज पढ़ रखी है अच्छे से। तो ये कंडीशन हो रही है, मतलब ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नोटिफाई करना है फिजिशियन को इमीडिएटली कि पेशेंट को जो है वाटरी एक्सक्लूसिव डायरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है उसको जो है वो एंटेरोकोलाइटिस हो गया हो वहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन पता लगाने के लिए क्या, उसको फिजिशियन को कहेंगे कि सर ऐसी ऐसी कंडीशंस यहाँ पे पेशेंट्स में देखने को मिल रही है, तो एक बार आके आप चेक कर लीजिए, असेस कर लीजिए पेशेंट को। ओके, मॉनिटर करोगे, बच्चा है, वैसे भी बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा फ्लूइड होता है। ठीक है, 80% तक फ्लूइड यहाँ पे बेबीज के अंदर रहता है। तो फ्लूइड का जब एक्सक्लूशन हो जाएगा 30 मिनट्स तक, और आप उसको ऑब्जर्व करते रहोगे, मॉनिटर करते रहोगे, तो बेबी डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, सीवियर डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, और वो नियर बाय टू डेथ वहाँ पे कंडीशन यहाँ पे अराइज हो जाएगी। एंटी डायरियल मेडिकेशन आप कैसे दे सकते हो, क्योंकि हिस्पैनिक डिजीज के बारे में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या, डायरिया तो हो ही नहीं रहा, आपके पास में रहेगी नहीं एंटी डायरियल मेडिसिन, तो फिर आप खुद से तो दे ही नहीं सकते। ठीक है, इसके लिए भी आपको करना पड़ेगा, सर्जन से बात करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्जन को इन्फॉर्म करना है। सर्जन मीन्स आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, या फिर जो भी उसका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको इन्फॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास में, ए चाइल्ड विथ सीलियक डिजीज शुड अवॉइड। एक देखो सीलियक डिजीज वाला पेशेंट है, तो उसको कौन सी डाइट हमें अवॉइड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आगे भी आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चिकन, वीट, मिल्क या फिर राइस, किसको अवॉइड करेगा, चाइल्ड को क्या है, सीलियक डिजीज है। तो देखिए सीलियक डिजीज के अंदर क्या होता है, पेशेंट को क्या हो जाता है, ग्लूटीन, इसको देखो दूसरा नाम क्या है, ग्लूटीन एंटेरोपैथी। ठीक है, सीलियक डिजीज को हम क्या बोलते हैं, ग्लूटीन एंटेरोपैथी। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पेशेंट जो है वो ग्लूटीन प्रोटीन को यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है, हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ताकि हमें समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर में केवल हमें जॉब लगनी है। ठीक है, अगर आपको पढ़ाना होता है तो उसके लिए आपको काफ़ी डीप में थोड़ा आपको पढ़ना होता है, बट आपको सबसे पहले आपका क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन लेना। तो सिंपल लेना है, कॉम्प्लेक्स नहीं करना है किसी टॉपिक को। तो ग्लूटीन यहाँ पे प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाती है पेशेंट में, तो पेशेंट को क्या हो जाता है, डायरिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। डायरिया हो जाएगा, डायरिया से सिम्टम्स वगैरह आगे सारे, वीकनेस, डिहाइड्रेशन, जो यहाँ पे लेथार्जी कंडीशन, ये सारी चीज़ें आगे आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको जो है वो कौन सी फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, तो देखो सीलियक डिजीज में हमें क्या करना है, ऐसी डाइट को अवॉइड करना है जिसमें क्या हो, ग्लूटीन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो अवॉइड क्या करना है, ग्लूटीन। तो ग्लूटीन को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या यूज़ में लेते हैं, देखो कभी भी हमें क्या करना है, बार्ले को हमें यूज़ में नहीं लेना होता है, एंड हमें जो है वो वीट को भी अवॉइड करना होता है, एंड हमें राई को भी अवॉइड करना होता है। ठीक है, सो वीट, बार्ले, राई एंड ओट्स को क्या है, हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ग्लूटीन का मात्रा यहाँ पे क्या है, बड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इसको टोटली अवॉइड करते हैं अपन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लूटीन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज कर देगा। डैमेज करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट का डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, माल नरिश्ड होगा पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट इज फाउंड इन। पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट, देखो एक टेस्ट होता है, उसका क्या नाम है, टोर्निकेट टेस्ट। ठीक है, अब इसका भी पॉजिटिव होना, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हम पेशेंट को बताते हैं कि हाँ आपका ये टेस्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो टेस्ट है क्या, टोर्निकेट टेस्ट, और वो पॉजिटिव है, किसके अंदर होता है, ऑप्शन है हमारे पास में HIV, डेंगू फीवर, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया। तो बात कर रहे हैं अपन किसकी, पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट की। तो देखिए पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट अपन किसके अंदर करते हैं, सॉरी, डेंगू के अंदर। ठीक है, डेंगू के अंदर अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट हम जो है परफॉर्म करते हैं, लाइक टोर्निकेट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात अपन अभी डिस्कस करेंगे कब होता है। तो टोर्निकेट टेस्ट किस में करते हैं, डेंगू फीवर के अंदर। ओके, सो अब देखिए टोर्निकेट टेस्ट होता क्या है। इस टेस्ट के अंदर अपन क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, टोर्निकेट जो है हम क्या करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं पेशेंट के। तो अब टोर्निकेट क्या होता है, लाइक एक हमारे पास में एक असेसमेंट होता है, लाइक कुछ हमने लाइक बांध दिया। ठीक है, तो उस बांधने के बाद में उसके आगे ब्लड सप्लाई वगैरह रुक जाती है, तो ये होता है टोर्निकेट जनरली अपन बात करें तो। ठीक है, तो एक इसी स्ट्रक्चर होती है, तो उसको अपन यहाँ पे पेशेंट के आर्म पे या पेशेंट की एक्सट्रीमिटी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इस टोर्निकेट को सबसे पहले उसके आर्म पे, लेफ्ट आर्म पे अपने को उसको अप्लाई कर दिया। अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पे इन्फ्लेट किया। ठीक है, इन्फ्लेट कितना करना है हमको,
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के यहाँ पे बीच वाली रेंज में हमको क्या करना है, इसको इन्फ्लेट करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच वाली रेंज पे इन्फ्लेट करना है। इन्फ्लेट कितने टाइम तक करना है? ठीक है, इन्फ्लेट फॉर 5 मिनट्स तक आपको क्या करना है, इसको इन्फ्लेट करके रखना है। कितने टाइम तक करना है? 5 मिनट्स तक। अब 5 मिनट्स के बाद में आपको देखना है कि पेशेंट के हैंड में यहाँ पे क्या हो गया, 10 to 20 यहाँ पे जो है वो टेकिया यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स वगैरह देखने को मिलते हैं पेशेंट्स के हैंड पे। ठीक है, अगर ये 10 to 20 बन चुके हैं मतलब तो क्या हो गया, ये वाला टेस्ट क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर 10 to 20 से नीचे रहता है तो ये क्या होता है, नेगेटिव। बट अगर ये 10 to 20 टेके यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये किस कंडीशन में होता है, यहाँ पे डेंगू फीवर के अंदर। डेंगू फीवर में भी किसमें, डेंगू हेमरेजिक फीवर के अंदर ये मोस्टली टेस्ट काम में लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, प्लेटलेट की काउंटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे टेकिया हमें देखने को मिलता है। ओके, सो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट। तो पॉजिटिव टोर्निकेट टेस्ट किसमें होगा, जिस पेशेंट को डेंगू होगा। तो डेंगू के अंदर अपन क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं। ओके, डेंगू हेमरेजिक फीवर एंड डेंगू फीवर, ये कुछ उसकी डेंगू फीवर के भी कुछ स्टेजेस होती है जो हम कभी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए नर्स इज प्लानिंग टू यूज ए न्यूबॉर्न्स फूड टू ऑब्टेन ब्लड फॉर रिक्वायर न्यूबॉर्न मेटाबॉलिक टेस्टिंग। एक नर्स है, वो क्या प्लान कर रही है, न्यूबॉर्न्स के फूड से क्या कर रही है, एक सैंपल का कलेक्शन कर रही है। वो किसके लिए कर रही है, मेटाबॉलिक टेस्टिंग कर रही है कि भाई उसको कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। व्हाट पार्ट ऑफ द फूड इज द बेस्ट साइड टू यूज फॉर द पंक्चर। अब देखिए न्यूबॉर्न के फूड में भी कौन सा पार्ट ऐसा है जो बेस्ट हो पंक्चर करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास में है बिग टो, फूट पैड, इनर सोल या फिर आउटर हील। तो अपन कौन से पार्ट से जो है ब्लड की सैंपलिंग हम करेंगे। ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर कौन से पार्ट के अंदर हम अपन ब्लड की सैंपलिंग करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं, मेटाबॉलिक टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। तो ठीक है, ये देखिए अपन कहाँ से लेते हैं, कौन सा बेस्ट पार्ट रहेगा यहाँ पे, आउटर हील। ठीक है, तो आउटर हील वाला पार्ट यहाँ पे क्या रहता है, एकदम बेस्ट रहता है। यहीं से हमें जो है न्यूबॉर्न का हील अपने को यहाँ पे हील से हमें क्या करना, सैंपल लेना चाहिए। तो इस टेस्ट का क्या नाम हो जाता है, ये वाला नाम हो गया हमारा हील प्रिक टेस्ट। ठीक है, तो हील प्रिक टेस्ट हो जाता है। तो एक देखो डिजीज कंडीशन होती है फिनाइल कीटोयूरिया, तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, और भी कुछ मोर देन 20 डिजीज के अंदर हम ये टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं। बट स्पेशली एग्जाम में क्या पूछता है, फिनाइल कीटोयूरिया, तो इसके अंदर हम क्या टेस्ट करवाते हैं, हील प्रिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके हील से क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये कब करना होता है, हील प्रिक टेस्ट भी का भी करना टाइम होता है। तो ये आफ्टर बर्थ विद इन 48 आवर्स के अंदर ये कंप्लीट होता है टेस्ट ये। ठीक है, जनरली ये इतना होता है, बट अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन हम जब तक वो न्यूबॉर्न रहता है लाइक 1 मंथ तक अपन कभी भी कर सकते हैं। बट इसका एक रेंज बेस्ट टाइम रहता है विद इन 48 आवर्स तक, ताकि उसका मैनेजमेंट अपन आगे कर पाएँ। ओके, और बेबी का जो वेट गेन है वो आगे कंटिन्यू होता रहे। नहीं तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है तो उसका वेट लॉस वगैरह, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन, प्रोटीन की कमी, ये सारी चीज़ देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली अपन 48 आवर्स के अंदर ये टेस्ट करवा देते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, डिफिकल्टी इन अचीविंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस ग्रोस और फाइन मोटर इन कोऑर्डिनेशन कॉल्ड। ठीक है, एक पेशेंट है तो उसको क्या हो रहा है, बैलेंस का वो मेंटेन नहीं कर पाता, प्रॉपर तरीके से बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता। उसका जो ग्रोस मोटार्स एंड फाइन मोटार्स, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको वो वहाँ पे प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। उनके अंदर क्या रहता है, इनकोऑर्डिनेशन रहता है। ठीक है, फाइन वर्क के अंदर आप बोल सकते हो राइटिंग करना, ग्रोस मोटार के अंदर अपन बोल सकते हो वॉकिंग करना। ठीक है, तो फाइन मोटार में जैसे अपन राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, तो अपनी ये फाइन मोटार है। ओके, तो ग्रोस मोटार में अपन जैसे एक्सट्रीमिटीज़ को हिलाना डुलाना, तो ये अपनी ग्रोस मोटार हो गई। ओके, तो ये इनकोऑर्डिनेट है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है और ये हो भी नहीं पा रही है पेशेंट से सही से, और उसका बैलेंस भी है वो अचीव नहीं कर पाता, उसके अंदर भी क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। तो ये क्या कंडीशन है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, डिस्थेनिया, डायप्लेजिया, स्पास्टिसिटी या फिर एटेक्सिया। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है पेशेंट के ऐसा। तो देखिए इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया एटेक्सिया। ठीक है, ये एटेक्सिया किसको बोलते हैं, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस मूवमेंट ऑफ द बॉडी या फिर ग्रोथ इन फाइन मोटर्स। अगर ये पेशेंट नहीं कर पाता है तो ये क्या हो गया, एटेक्सिया। इसके बाद में आपको देखिए एक ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए का क्या मतलब हो गया, डिस्थेनिया का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैड डेथ। अगर किसी पेशेंट की बैड डेथ होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्थेनेसिया।
ठीक है। इसके बाद में डायप्लेजिया, डायप्लेजिया के अंदर क्या होता है, पैरालिसिस हो जाता है एक्सट्रीमिटीज़ का, ठीक है, पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ का, यहाँ पे पैरालिसिस हो रहा है, इसको हम क्या बोल दिया, डायप्लेजिया। ओके, एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर यहाँ पे लोअर बॉडी अपर बॉडी दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो डायप्लेजिया मतलब दोनों साइड की एक्सट्रीमिटीज़ का। और देखिए अपने पास में एक और ऑप्शन है यहाँ पे स्पास्टिसिटी। तो स्पास्टिसिटी के बारे में देख लेते हैं। स्पास्टिसिटी क्या होती है, स्पास्टिसिटी में क्या होता है, इंक्रीज मसल टोन प्लस इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये कंडीशंस पेशेंट में देखने को मिले, इसको क्या है, पेशेंट की स्पास्टिसिटी है, उसको हम बोलते हैं स्पास्टिसिटी। ओके, सो इस टर्म का मतलब क्या हो गया, एटेक्सिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ट्रांसल्यूसेंट सेक एट द बैक इज ए फीचर ऑफ। देखिए ट्रांसल्यूसेंट सेक मतलब का मतलब क्या हो गया, एक बैक पे, पेशेंट की बैक पे एक सेक नुमा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट होती है। यहाँ पे अगर अपन लाइट वगैरह डालेंगे तो लाइट जो रेज है वो अपन इधर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसल्यूसेंट सेक अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्किन का बना हुआ रहता है, तो ठीक, ऐसा नहीं कि एकदम ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है, तो इसके अंदर स्किन की कवर भी यहाँ पे होती है। तो ये किसके अंदर होता है, ऑप्शन हमारे पास में क्या है, माइलोमेनिंजियोसिल, सिस्टिक हाइग्रोमा, या फिर सार्कोकोक्सियल टेराटोमा, या फिर स्पाइना बाइफिडा। तो ट्रांसल्यूसेंट सेक हमें किस में देखने को मिलती है, तो ये जो कंडीशन है ये हमें किस में देखने को मिलती है, माइलोमेनिंजियोसिल के अंदर। तो माइलोमेनिंजियोसिल एक इस प्रकार की कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, बर्थ डिफेक्ट अपन इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मेनिंजीज होती है प्लस स्पाइनल कॉर्ड प्लस सीएसएफ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना, प्रोट्रूड होना, ठीक है। इन सब का क्या हो जाना, प्रोट्रूड होना, ये कंडीशन क्या कहलाती है, माइलोमेनिंजियोसिल, ठीक है। एक और होता है मेनिंजियोसिल, ठीक है। मेनिंजियोसिल के अंदर क्या होता है, मेनिंजीज प्लस यहाँ पे केवल यहाँ पे क्या होती है, मेनिंजीज वगैरह यहाँ पे हमें प्रोट्रूड होने देखने को मिलती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है, मेनिंजीज और जो बाकी जो यहाँ पे मेनिंजीज का यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, प्रोट्रूजन देखने को मिलता है। जबकि माइलो मेनिंजियोसिल, माइलो मीन्स क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोट्रूजन हमें देखने को मिले, तो वो क्या हो गया, माइलो मेनिंजियोसिल। और ओनली एंड ओनली मेनिंजीज से वो जो सेक बनती है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मेनिंजियोसिल। ओके, सो अब देखो ट्रांसल्यूसेंट सेक हमें किस में देखने को मिलेगा, माइलोमेनिंजियोसिल के अंदर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और देखिए इसके अंदर एक और टर्म दी गई है यहाँ पे, सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा। तो सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा के अंदर क्या होता है, जो कोक्सियल जो बोन्स वगैरह यहाँ पे रहती है, तो इस रीजन के अंदर क्या होता है, ट्यूमर का बन जाना। तो ये क्या हो गया, सैक्रोकोक्सियल टेराटोमा। इसके बाद में एक और टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा में क्या है, ये भी एक प्रकार का कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा भी क्या है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है। तो इसके अंदर क्या होता है, स्पाइनल यहाँ पे कॉलम के अंदर यहाँ पे स्पाइनल कॉलम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फ्यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। फ्यूज नहीं हो पाता है तो मतलब क्या हो गया, दो स्पाइन के बीच में यहाँ पे हल्का सा गैप रह जाता है, ये वाला। तो यहाँ पे जो है वो गैप देखने को मिलता है स्पाइना बाइफिडा के अंदर। तो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसका, टफ ऑफ हेयर या वाली कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है पेशेंट्स के अंदर। क्या देखने को मिलेगा, टफ ऑफ हेयर। इसके बाद में देखिए एक कंडीशन और है, सिस्टिक हाइग्रोमा। तो सिस्टिक हाइग्रोमा के अंदर भी क्या होता है, सेक बनता है, ठीक है। सिस्टिक हाइग्रोमा के अंदर भी क्या बनता है, सेक बनता है। बट ये सेक पेशेंट की बैक में नहीं रहता है, ये जो पेशेंट की सेक है हेड या फिर जो नेक के अंदर इस प्रकार का शेक का बनना, इसके क्या होता है, सिस्टिक हाइग्रोमा। ओके, अच्छा एक और बात, अगर ये टफ ऑफ हेयर यहाँ पे बन रहे हैं तो इस स्पाइना बाइफिडा का नाम क्या है, तो इस स्पाइना, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टफ ऑफ हेयर बन रहा है तो ये कोई किस प्रकार के स्पाइना बाइफिडा है, तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा के अंदर टफ ऑफ हेयर बनता है। यहाँ पे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे जो है, इस स्पाइना बाइफिडा के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी क्या है, जो स्पाइन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। तो इसके अंदर क्या है, एक होल टाइप में बन जाता है, लाइक इसे थोड़ा दसा हुआ संरचना आपको देखने को मिलती है पेशेंट की बैक पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम एक्सेप्ट, नीचे देखिए ऑप्शन है, उसके अंदर क्या है, आपको सारे सिम्टम्स जो है वो किसके देखने को मिल रहे हैं, डाउन सिंड्रोम के मिल रहे हैं, एक को छोड़ के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कौन सा नहीं मिलेगा,
ब्रेस्टफील्ड स्पॉट्स इन आइरिस, सीमियन क्रीज, या फिर मेंटल रिटार्डेशन, या फिर हाइपरटोनिसिटी। सो कौन सी कंडीशन है हमें डाउन सिंड्रोम में हमें नहीं देखने को मिलती है? जल्दी से अपना आंसर गेस कर लीजिए, फिर आंसर पे अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें क्या नहीं मिलेगा, तो डाउन सिंड्रोम के अंदर हम कभी भी हमें हाइपरटोनिसिटी हमें नहीं देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? हाइपोटोनिसिटी। क्या देखने को मिलेगी? हाइपोटोनिसिटी देखने को मिलती है, कभी भी हाइपरटोनिसिटी नहीं देखने को मिलती है। ओके, डाउन सिंड्रोम होता क्या है? डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या हो जाता है? पेशेंट के ट्रायोसोमी हो जाती है किसकी? 21 नंबर क्रोमोसोम की। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में देखने को मिलता है पेशेंट के जो है शरीर के बॉडी के अंदर। सो इसके क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलता है? सबसे पहले क्या देखने को मिला गया? ब्रेस्टफील्ड स्पॉट ऑफ आइरिश। यहाँ पे आइरिश के पास में जो क्या है एक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, जो वाइट भी हो सकते हैं, मतलब स्मॉल स्पॉट्स देखने को मिलेंगे जो वाइट या ग्रीनिश टिश्यू की लाइक आपके इसके जो स्पॉट देखने को मिलते हैं, इसको क्या बोला? ब्रेस्टफील्ड स्पॉट। दूसरा क्या देखने को मिल गया हमें? सीमियन क्रीज। तो सीमियन क्रीज के अंदर क्या होता है? यहाँ पे सिंगल ट्रांसवर्स, यहाँ पे क्या है पेशेंट के हैंड में, ये सपोज पेशेंट का हैंड है तो यहाँ पे केवल सिंगल ट्रांसवर्स लाइन देखने को मिलती है। नॉर्मली अपने हैंड्स में क्या है एक इस प्रकार की लाइन देखने को मिलती है, इस प्रकार लाइन देखने को मिलती है, अपने डबल लाइन देखने को मिलती है। जबकि डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में सिंगल सीमियन क्रीज यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? मेंटल रिटार्डेशन तो होता ही है डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट, अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में और क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? सबसे पहले तो क्या फीचर देखने को मिल गया? पेशेंट की जो नेक होती है वो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगी। दूसरा, नेक के पास में और क्या देखने को मिलेगा? एपिथेलियल, यहाँ पे जो है वो नेक पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एपिथेलियल फॉल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाइपोटोनिया होगा। ठीक है, हाइपोटोनिया के साथ साथ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? लिगामेंट लैक्सिटी। लिगामेंट लैक्सिटी का क्या मतलब हो गया? यहाँ पे लूज हो जाते हैं पेशेंट के लिगामेंट्स भी। ठीक है, हाइपोटोनिसिटी इसलिए क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे लिगामेंट लैक्सिटी होती है, तो इसके लिए क्या होता है? इसमें लिगामेंट लूज होते हैं, प्लस यहाँ पे जो जॉइंट है वो भी उनकी भी क्या हो जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो यहाँ पे अपने टोन को मेंटेन नहीं रख पाते जॉइंट्स भी। इसलिए क्या हो रहा है पेशेंट को? हाइपोटोनिसिटी होती है, ना कि हाइपरटोनिसिटी। इसके बाद में और क्या स्पेशल फीचर आ सकता है डाउन सिंड्रोम का? सबसे पहले तो और क्या आ सकता है? लो सेट यहाँ पे पेशेंट के ईयर्स देखने को मिलेंगे। मतलब ये अपनी आई है, तो आई के यहाँ पे पैरेलली हमें क्या रहता है? ईयर यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में पैरेलल नहीं रह के यहाँ पे स्लाइटली यहाँ पे लोअर उस पेशेंट के ईयर देखने को, स्लाइटली लोअर। ठीक है, तो लो सेट ईयर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल ईयर्स यहाँ पे पेशेंट के होते हैं। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हम पढ़ते हैं किसमें? डाउन सिंड्रोम में। अभी मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू पे। डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसिफिलस इन 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट। तो ये आपके पास में क्या है? 6 मंथ का इन्फेंट है, उसको क्या हो रखा है? हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसका आपको क्या करना है? डायग्नोसिस करना है। तो देखिए हाइड्रोसिफिलस के अंदर क्या होता है? जो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो CSF का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो हेड है उसका यहाँ पे लार्ज यहाँ पे हेड देखने को मिलता है। ठीक है, हेड का जो डायमीटर वो बढ़ जाता है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है? इनेबिलिटी टू सिट अनसपोर्टेड। अब 6 मंथ का बेबी है, वो इनेबिलिटी टू सिट अनसपोर्ट कर रहा है, मतलब उसको हाइड्रोसिफिलस है, ये डायग्नोस करेंगे। या फिर पर्सेंस ऑफ बेबिंस्की रिफ्लेक्स, कि उसको बेबिंस्की रिफ्लेक्स प्रेजेंट है अभी, ये डायग्नोसिस में आएगा। या फिर हेड लेग देखने को मिलेगा, ये डायग्नोसिस में। या फिर एब्सेंस ऑफ ग्रेस्प रिफ्लेक्स, वो कुछ पकड़ नहीं पाता है बच्चा, या फिर ये डायग्नोसिस में देखने को मिलता है। सो देखिए नॉर्मली जो पेशेंट, अपना आंसर क्या रहेगा? हेड लेग। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट जो है वो हेड को नॉर्मल तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है उसका हेवी हो गया, डायमीटर बढ़ गया हेड का, तो वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल होल्ड नहीं कर पाएगा। तो देखिए नॉर्मल जो है वो हेड को होल्ड कब कर पाता है पेशेंट? ये भी क्वेश्चन में आता है। नॉर्मल पर्सन जो बेबी है हेड होल्ड कब कर पाता है? 3 मंथ की एज पे। ठीक है, 3 मंथ की एज पे नॉर्मल चाइल्ड या फिर इन्फेंट जो है वो हेड होल्ड करना शुरू कर देता है। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या हो गया? 6 मंथ का हो गया और उसमें अगर हेड लेग दिख रहा है तो ये किसका हो गया? डायग्नोसिस है हाइड्रोसिफिलस का। ओके, अपना डायग्नोसिस करेक्ट है, हमें गलती नहीं करनी है यहाँ पे। अब इसके बाद में देखिए इनेबिलिटी टू सिट अनसपोर्टेड, ये तो बिल्कुल है, 6 मंथ का बेबी है वो विदाउट सपोर्ट रह सकता है। ठीक है, ये अगर सिट विदाउट सपोर्ट अपन नॉर्मली बात करते हैं तो ये कब हो जाता है? 6 to 7 मंथ में जो है वो बच्चा है वो क्या है? अनसपोर्टेड बैठना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर देखो, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, अब इसके अंदर इनेबिलिटी आ रही है तो मतलब ये दूसरी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हाइड्रोसिफिलस की वजह से वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल
सीट विथ सपोर्ट कब देखने को मिलता है? यहाँ पे 6 मंथ आप छोड़ दीजिए, 7 to 8 मंथ का आप क्राइटेरिया रखते हैं अपन, 6 मंथ नहीं 7 to 8 मंथ। तो नॉर्मल बच्चा है वो आफ्टर 6 मंथ जो है वो सीट विदाउट सपोर्ट रह सकता है, ठीक है। अब 6 मंथ का बच्चा वो इनेबिलिटी टू सीट अनसपोर्टेड, तो मतलब ये तो नॉर्मल कंडीशन में आती है, ठीक है, वो नहीं रह पाया, कोई बात नहीं। 7 to 8 मंथ वाले आफ्टर 6 मंथ जो बेबी है वो रहते हैं सीट विदाउट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एनेबल है बच्चा सीट करने में, तो कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। इसके बाद में प्रेजेंस ऑफ बेबिंस्की रिफ्लेक्स, ये भी सही है। यहाँ पे 1 ईयर तक बेबिंस्की रिफ्लेक्स बच्चों में प्रेजेंट रहता है, तो ये भी कोई गलत बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डिसअपियर कब होता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स? तो डिसअपियर होता है 12 मंथ के बाद में। एन यहाँ पे प्रेजेंट रह रहा है अपने 6 मंथ पे, तो ये तो ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ग्रैस्प रिफ्लेक्स, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ग्रैस्प रिफ्लेक्स यहाँ पे पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो एब्सेंस कब होते हैं? जो नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट कब रहते हैं, तो एब्सेंट कब रहते हैं? तो एब्सेंट यहाँ पे कब हो जाएंगे? ग्रैस्प रिफ्लेक्स तो कभी एब्सेंट होते ही नहीं है, ठीक है। हम आज तक भी ग्रैस्प रिफ्लेक्स को हम होल्ड करके रखते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो अपियरिंग कब से होना शुरू हो जाता है? तो 5 to 6 मंथ से इनके अपियरिंग होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हेड लेग, ओके। सो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इन ए चाइल्ड विथ मेनिंजाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन और रेसिस्टेंस ऑन एक्सटेंडिंग द लेग। एक मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। कब हो रहा है? जब क्या कर रहे हैं अपन, लेग को अपन क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं एट द नी व्हेन द चाइल्ड इज लाइंग सुपाइन पोजिशन। मतलब क्या है, चाइल्ड क्या सुपाइन पोजिशन में है। अब हमने क्या कर दिया, उसके नी को अपने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने सबसे पहले उसको क्या किया, नी को हमने क्या कर दिया, फ्लेक्स कर दिया। अब फ्लेक्स करने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जो लेग को है उसको भी क्या करना चाहा, सबसे पहले फ्लेक्स रहा तो पोजीशन ये रही, ठीक है। अब नेक्स्ट पोजीशन में हमने क्या किया, पेशेंट अगेन सुपाइन पोजीशन में है, नी की पोजीशन ये है। अब उसको क्या, हमने लेग को भी फ्लेक्स में एक्सटेंड करना चाहा, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। सो ये वाली कंडीशन कौन सी है, मतलब पेन हो रहा है, पेन के साथ में क्या हो रहा है, पेशेंट क्या शो कर रहा है, रेसिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। कब कर रहे हैं, एक्सटेंडिंग द लेग के टाइम पे पेशेंट मना कर रहा है, पेशेंट को रेसिस्टेंस हो रहा है, साथ में पेशेंट को पेन भी हो रहा है। तो ये वाला साइन के बारे में पूछा है, ठीक है। काफ़ी बार अपने सोल्व किया है क्वेश्चन में, लाइक इस चीज़ को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो अगेन एक एमसीक्यू है, ठीक है। तो इसका क्यों है, इतना क्यों इन पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर मेनिंजाइटिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, कवर अप करके जाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये कौन सा साइन है, तो ये साइन है हमारा क्या, कर्निंग साइन, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा एक मैं आपको, जैसे मैंने इसको याद किया था, मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे, कि कर्निंग साइन मैंने और बर्जेंसी साइन में देखो तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों के। तो आपको ध्यान रखना है, नी का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू किससे होता है, के से शुरू होता है। तो जिस अपने को लाइन के अंदर के दिखे आपको, ये तो कुछ समझने की बात है, अपने अपने स्तर पे आप कैसे भी आप आपको याद रहना चाहिए टॉपिक, ठीक है। अगर ये देखो नी वर्ड, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के आ रहा है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, के ई, मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, कर्निंग साइन हो सकता है ये। फिर आप समझ लीजिए कि हाँ भाई आप कर्निंग साइन याद, फिर आपको याद आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगी तो आपको याद आ जाएगा, झट से आपको मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ कर्निंग साइन में भी ये होता था, तो आपका ये क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसके अपोजिट क्या है, बर्जिन्स की 2 साइन हमें देखने को मिलते हैं। तो बर्जिन्स के साइन में क्या करते हैं, अगेन पेशेंट को हम क्या करते हैं, फ्लैट अपन सुपाइन पोजीशन देते हैं। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे क्या है, एग्जामिनर है, ठीक है, एग्जामिनर हो गया। तो भाई एग्जामिनर क्या कर रहा है, पेशेंट की जो हेड है, हेड वाले हेड को हेड क्या कर रहा है, पैसिवली मतलब देखो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव मतलब अपन खुद कुछ काम कर रहे हैं, पैसिवली मतलब अपने से कोई और काम करवा रहा है, अपना हैंड का मूवमेंट नहीं हो रहा है और हैंड को उठा के कोई पर्सन दूसरी जगह रख रहा है, तो मतलब वो पैसिव मूवमेंट हो गया। अगर हम खुद रखते हैं वो हो गया एक्टिव मूवमेंट। तो पैसिवली यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, पेशेंट की जो हेड है उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर उठाता है, ठीक है, यहाँ पे एलिवेट करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर उठाने के बाद में क्या हो रहा है, पेशेंट की जो एस कंडीशन में देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे फ्लेक्शन ऑफ हिप और साथ साथ में नी का भी यहाँ पे फ्लेक्शन देखने को मिलता है स्लाइटली। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिजिड हो गई है मेनिंजेस पेशेंट की, ठीक है, रिजिड हो गई है, साथ साथ में उसको पेन भी होता है। तो ये हो गया कौन सा साइन हमारा, ब्रजिन्स्की साइन, ठीक है। दोनों साइन किस में देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस में, ओके। ये भी साइन मेनिंजाइटिस का, ये भी साइन मेनिंजाइटिस का। इसके बाद में देखिए मैकवन साइन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैकवन साइन किस में देखने को मिलता है, ये होता है हाइड्रोसिफेलस के अंदर, ठीक है। मैकवन साइन किस में होता है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर। हाइड्रो मीन्स वाटर, सिफेलस मीन्स ब्रेन, तो ब्रेन में पानी भर जाना मतलब हाइड्रोसिफेलस। तो आगे इसके साइन सिम्टम अपन देखेंगे कभी नेक्स्ट एमसीक्यू अपन जब लेंगे, ठीक है। ये भी ऑलरेडी वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो हाइड्रोसिफिलिस, तो हाइड्रोसिफिलिस के अंदर अगर अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जो ब्रेन का जो फ्रंटल रीजन है, पैराइटल है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब है, तो इनके ऊपर अपन क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं,
तो टैपिंग करने पे यहाँ पे क्या आता है, हमें साउंड देखने को मिलता है। तो ये साउंड कैसा होता है, क्रैक पोर्ट साउंड, ठीक है। तो क्रैक पोर्ट साउंड किसमें देखने को मिलता है, हाइड्रोसिफेलस में। तो इस क्रैक पोर्ट साउंड को हमें ने क्या बोला है, मैक 1 साइन हमने इसको कहा है, ठीक है। क्रैक पोर्ट साइन किसमें आता है, हाइड्रोसिफेलस के अंदर। तो हमें गलत नहीं करना है, ध्यान में रखना है। एक और साइन आता है क्या, चेवोस्टिक। तो ये किसमें देखने को मिलता है, हाइपोकैल्शियम के अंदर। हाइपोकैल्सीमिया के साइन क्या है, चेवोस्टिक साइन। तो इसके अंदर क्या होता है, अपन फेशियल मसल्स के ऊपर जो सेम साइड की फेशियल मसल्स के अपन अंदर क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं नियर द, कहाँ पे, नियर द ट्रेगस, ठीक है। ईयर का जो पार्ट रहता है ट्रेगस, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं। तो टैपिंग करते हैं तो क्या होता है पेशेंट के अंदर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फील होता है पेशेंट को, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। कॉन्ट्रैक्शन मोस्टली कहाँ रहता है, नोज़ पे, और जो पेशेंट की लिप्स के ऊपर है वो सेम साइड में, जिस साइड में टैपिंग कर रहे हैं उधर के साइड में उसको कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन किस में आती है, हाइपोकैल्शियमिया में। तो हाइपोकैल्शियमिया का कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या हो गया, चेवोस्टिक साइन हो गया, ओके। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपकी क्लास आज की अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, ओके, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम डेली बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लेते हैं एमसीक्यू की, और हम टेस्ट सीरीज भी रन करवाते हैं आरएमएल को लिए अभी। और अभी जैसे एसजीपीजे आएगा, नोटसेट भी आएगा, पीजीआई का भी एग्जाम है, सीएचओ का भी एग्जाम है। तो हमने सबकी टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, स्पेशल टेस्ट सीरीज है अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस ऑफ द एवरी एज एग्जाम, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक अफोर्डेबल प्राइस रेट रखी है हमने सबकी। तो अब हर स्टूडेंट जो क्या है उसको प्राइस हमने अफोर्डेबल रखी, तो हर स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। तो किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी नहीं पड़ेगी। तो आप उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हैं। साथ ही साथ में बूस्टअप हो सकते हैं, अपने साथ में मोटिवेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। ताकि फिर जब पढ़ते टाइम अगर अपने क्वेश्चंस वगैरह अच्छे होते जाते हैं ना, तो अपना इंटरनली अपना मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार अपन कर सकते हैं। अब अभी अपना लेवल ये बन गया है कि हाँ अभी हमारा लेवल इस एग्जाम को क्रैक करने लायक हो गया है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका लेवल वो वहाँ तक पहुँच जाएगा एग्जाम क्रैक करने के लेवल तक, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के साथ साथ में, थ्योरी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ टेस्ट सीरीज को। अगर कोई पर्सन केवल थ्योरी पढ़ के जाता है तो एग्जाम के अंदर हो सकता है उसके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो, तो टेस्ट सीरीज देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।